कि आपको पता है कि हम HP टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो हमारे चैनल पर हम करवा रहे हैं। तो HP टेट का जो 2019 का JBT के लिए जो टेट हुआ था उसका मैथ का सलूशन आज हम कर रहे हैं। मैथ के हर एक क्वेश्चन का सलूशन बिल्कुल सोल्व ट्रिक से हम आपको करवाएंगे। आप 10-15 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड मैक्सिमम आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। हम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.371 बराबर है बार इसके ऊपर दिया है। ये क्वेश्चन ऐसा आता है और आपने इसको कैसे सोल्व करना है वो हम आपको बताते हैं। ये इसके ऊपर बार दिया है 0.371 ये बार मतलब 71 के ऊपर बार है, तो इस बार का मतलब है रिपीटेशन। तो इसको हम यानी कि इसका यदि किसी अंक का बार बार रिपीट होता है, ये ऐसे रिपीट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसको लिख दिया इसलिए इन्होंने इसको लिख दिया 0.371 के ऊपर बार, यानी कि 71 का जो है रिपीटेशन बार बार चला हुआ है। ये जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब इसको हमने खोलने के लिए इसको लिखना कैसे है, दशमलव का नाम का वैसे तो 1 लगाते हैं, लेकिन इसमें 9 जितने भी अंक के ऊपर बार है उतने ही 9 आपने लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार है तो मैंने 2 बार 9 लिख दिया, और उसके बाद जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसके नाम की लग जाएगी 0। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 371/990। जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से टोटल हमने माइनस करना है। तो 3 के ऊपर बार नहीं था, हमने 3 को माइनस कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 368/990। ये इसका आंसर आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला था वो था ए इसका करेक्ट आंसर आया है। कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखना है, ये ऐसा दिया है 110 1/4। तो आपको इसका पता होगा, इस अंक की इसके साथ गुणा करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो 110 की 4 के साथ हमने गुणा की तो ये आ गया 440 प्लस 1/1, ये हो जाएगा टोटल 441/4। अब हम अलग अलग से जो है रूट इसके ऊपर लगा लेते हैं। हमने अलग अलग रूट लगा लिए। ये आपको पता है कितने का होता है स्क्वायर, 21 का वर्ग होता है, और ये 2 का। तो जब 2 को 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी 10.5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका आ गया सी। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको समझ आ गए होंगे। अब ऐसे ही हमने शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमने इसको क्या करना है, सरल करना है। देखना ए ऐसे लिखा है, ए गुणा ए, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं ए का स्क्वायर। ये बी है, बी गुणा बी माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे लिखा है ए माइनस बी। ये ऐसा फॉर्मूला बन गया, ऐसा फॉर्मूला यहाँ से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी इस फॉर्मूले के अंदर। 5.673 प्लस ये आ गया 4.32, इधर आ जाएगा 5.673 माइनस 4.32 और डिवाइड बाय आ जाएगा 5.673 माइनस
4.327। इससे माइनस से ये वाली कट गई, अब बच गए बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे, सॉरी यहाँ पर 7 और आएगा साथ में, 3227 इधर ये कट गया। तो ये जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 475 रुपये के 24% तथा 36% में अंतर बताना आपने। रुपए कितने हैं 475, उसका 24% और उसके 36% में आपने अंतर बताना है कि क्या होगा। अब मैं निकाल लेता हूँ 475 का 36%, 36/100 और 475 का 24% यानी कि 24/100। दोनों निकाल लेते हैं हम, 475 का 24% भी और 36% भी। तो आपने यहाँ कट कर लेना है, ये कट जाएगा 95 पे और ये कट जाएगा आपका 20 पे। 5 पे काट लिया हमने, तो ये कट जाएगा आपका 10 पे, ये 18 पे, ये कट जाएगा 5 पे, ये 9 पे, ये 19 पे। तो 19 नीमा होता है 171 और ऐसे ही इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 144 114। एक आएगा 171 और एक आएगा 114। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के बीच में हमने अंतर देख लेना कितना है। तो इन दोनों के बीच में 7 और इधर रह गया 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बी 57। तो हमने पहले निकाला 475 का 36% का मतलब गुणा होता है, और फिर निकाला 475 का 24%, दोनों का अंतर देख लिया कितना है 57। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चीनी का भाव 10% बढ़ गया, एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने % की कमी करे कि उसका खर्च न बढ़ पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि आप ये क्वेश्चन करके जाते 1-2 क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो सकता है यहाँ से। तो आइए हम करते हैं कि कैसे। तो हम इसको लेट्स ज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास 100 रुपये थे। कितने रुपए थे, बिल्कुल शॉर्ट, इससे शॉर्ट होगा भी नहीं आपका, कि 100 रुपये थे उसके पास और वो 100 रुपये से क्या खरीद रही थी। मान लिया 100 रुपये से वो 100 kg मान के चलो, अब 100 kg चीनी खरीद रही थी वो। 100 रुपये से उसको 100 kg यानी कि 100 में 100 मिल रही थी। फिर क्या बोल रहा है कि चीनी का भाव बढ़ गया 10%। कितना बढ़ गया 10%। ध्यान से देखना है, उसके पास 100 रुपये थे, 100 में वो 100 ही खरीद रही थी, तो 10% बढ़ गया। 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, यानी कि अब चीज़ कितने रुपए की मिलने लगी 110 रुपये की। अब उसके पास पैसे तो क्या है 100 ही हैं, चीज़ मिलने लगी अब 110 रुपये की, चीनी मिलने लगी 110 रुपये kg और रुपए उसके पास 100 रुपये हैं। पहले उसको मिलती थी 100 रुपये में 1 kg, 100 में वो 100 ही ले आती थी, और अब 10% बढ़ने से उसका मूल्य हो गया 110 रुपये। लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं, तो क्या 100 रुपये में जो 110 की चीज़ मिलती है वो पूरी पूरी थोड़ी आएगी, कुछ कम आएगी। इसलिए उसने क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। अब उसके पास रुपए हैं 100 और वो चीज़ मिल रही है 10 की, तो उसको कम मिलेगी कुछ ना कुछ चीज़। कितनी कम मिलेगी 10 कम मिलेगी। समझ में आई बात। हाँ, उसके पास 100 रुपये हैं, वो 110 में उसको चीज़ मिल रही है, तो उसने कम खरीदनी पड़ेगी, या फिर 110 और डाल के इसके अंदर पूरी ले सकती है। लेकिन उसके पास इतने खर्च नहीं है, वो उसी खर्च में खरीदना चाहती है, लेकिन उसको मिलेगा क्या कम। पहले वो चीज़ 100 रुपये मिल रही थी, अब वो 110 मिल रही है, तो मूल्य उसका बढ़ गया। कितना बढ़ गया 10। यानी कि लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। अब क्रय मूल्य क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य 110 हो गया। अब 110 के हिसाब से देखेंगे हम, कमी कितनी करनी पड़ेगी वो हमने देखनी है। इनटू में % निकालने के लिए हम 100 कर देते हैं, तो 1 0 से 1 0, 100/11 यहाँ पे आ गया,
और 11 निम आपको पता है कितना होता है 99। 11 निम 99 बच गया है कि 1/11%। इतनी कमी उसने करनी पड़ेगी। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल के करने की। ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। 100 रुपये थे पहले, उसके बाद 100 में 100 ही चीज़ उसको मिल रही थी, लेकिन चीज़ का मूल्य कितना बढ़ गया, अब 10% बढ़ गया। 100 का 10% 110 हो गया। अब जो चीज़ उसको 100 में मिल रही थी वो 110 में मिलेगी। अब जो नया कॉस्ट प्राइस हुआ है वो 110 रुपये हो गया, लेकिन उसके पास पैसे कितने, अब भी 100 ही हैं, पहले भी 100 थे, तो उसको कम चीज़ खरीदनी पड़ेगी, कम मिलेगी। वो कमी कितनी होगी, वो देखो 100 से कितनी हुई है 110, कितने का फ़र्क पड़ गया 10 का, लेकिन चीज़ किस पे मिलेगी 110 रुपये पर, इसलिए 10/100 10/110 हो जाएगा। गुणा में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 9 से 1/9% की कमी उसको करनी पड़ेगी, तब जाके उसका खर्च बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा। तो आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। तो आप यदि ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे तो 10 सेकंड भी नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड भी नहीं लगनी थी आपकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए ये है 1/64 और इसकी पावर दी है -6/4। अब माइनस को जो पावर है इसकी, इसको प्लस करने के लिए यदि मैं इसको पलट दूं, यानी कि इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 64 की पावर 6/4, यानी कि अब 64 जो नीचे था वो ऊपर आ गया, तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि प्लस में। तो अब देखिए इसको सॉर्ट करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको सॉर्ट करके लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 की पावर 6 इंटू में पूरे की पावर 6/4। यदि ऐसे पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली के साथ, तो अब हो जाएगी 2 की पावर 36/4, और ये ऐसे कट भी सकती है 9 पे, तो 2 की पावर आ गया 9, और 2 की पावर 9 होती है 512। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला था वो 512। समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 10 संख्याओं का औसत 7 है। औसत का आपको पता है क्या होता है। मान लिया कोई 10 संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने माना है न कि दी हैं, तो 10 लग कोई 10 संख्याएं दी हैं, 10 संख्याएं दी हैं 10 लग, मैंने 10 के 10 को जोड़ दिया, और संख्याएं कितनी है, औसत कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। औसत, एवरेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, औसत निकालते कैसे हैं, संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्याएं। हमने मान लिया संख्याओं का योग आया 50 और संख्याएं कितनी थी 10, तो 10 पंजे 50, इनका औसत आ जाएगा 5। ये औसत ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि ये कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, कोई 10 संख्याएं थी, उनका जो औसत निकल के आया, एवरेज निकल के आया, वो कितना है 7, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। 10 संख्या थी या कुछ भी थी, 10 संख्याएं, उनका औसत 7 आ रहा था। अब इसको भी मैंने 12 से गुणा कर दिया, यहाँ 1 था मान लिया, यहाँ 2 था, सभी को 12 से गुणा कर दिया, तो सभी की संख्याएं बढ़ गई ना। अब औसत होता क्या है, सभी संख्याओं का योग। जब हम सभी संख्याओं को 12 से गुणा कर देंगे तो सभी को लिखेंगे ऊपर, सभी को जोड़ेंगे, और फिर संख्याएं जितनी संख्या थी उससे भाग देंगे, तो सभी में 12 बढ़ गया, तो औसत में भी क्या बढ़ जाएगा आपका 12, तो 7 गुणा 12, तो एवरेज के अंदर, औसत के अंदर भी 7 बढ़ जाएगा, नहीं सॉरी, औसत के अंदर भी जितने से गुणा किया है संख्याओं को, औसत को भी आपने उतने से ही गुणा कर देना है। समझ आई बात। जितने से आपने और संख्याओं को गुणा किया है, 12 से गुणा किया प्रत्येक संख्या को, तो औसत को भी, एवरेज को भी आपने 12 से गुणा करना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा 12 7 84। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डी 84। समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाला हूं, ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एचपीटेट में आता है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है एचपीटेट में, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सीखना है। ऐसा क्वेश्चन आगे भी आ सकता है, तो आप इसको सीख लीजिए कैसे करना है।
जब कोई क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर दिया हो तो आपने परसेंटेज को ही लेना है और उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा सेकंडों के अंदर। तो यहाँ पर कितना दिया है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ परसेंटेज कितनी दी है, 20%, तो मैंने मान लिया यहाँ पे 20%। और प्रतिशत, जब परसेंटेज हम खोलते हैं तो 20% का नाम का नीचे चला जाता है 100। समझ आई बात। तो इसको काट देंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जो भी होती है रियल, उसको रियल वैल्यू मानते हैं। ऊपर वाली जो होती है उसको मानते हैं हम, ऊपर वाली क्या होती है, नीचे वाली रियल होती है, ऊपर वाली उस पर इफेक्ट पड़ा है, कितना इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा है, 20%। जैसे 5 के ऊपर यदि 20% इफेक्ट पड़ेगा, 20% बढ़ेगा या घटेगा, तो वो क्या हो जाएगा उसका 1, 5 का 20% 1 हो जाएगा। तो इसने बोला क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। तो सीधी सी बात है, ये वेतन किसका होगा, बी का वेतन 5 है और ए का इससे 20% अधिक है। 5 का 20% कितना हो गया, 1। तो बी का वेतन यहाँ पर कितना था, 5, और ए का वेतन बी से 20% अधिक है, 5 का 20% 1, तो ए का वेतन कितना रहा होगा, 6। समझ आई बात। यहाँ से पता लग गया आपको, बी का वेतन 5 निकाल लिया हमने, और तो ए का उससे 20% अधिक है, 5 का 20% होता है 1, तो 6। तो ए का वेतन आपके पास कितना आ गया, 6। समझ आई बात। अब क्या पूछा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो यहाँ आप देख लो कितने का अंतर है, बी का 5 है, ए का 6 है, तो हमारे अनुसार अंतर कितना आया, 1। अब परसेंटेज निकालने के लिए मैं बता देता हूँ, बी का वेतन की कमी पूछी है, कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। अब कितने, हमारे अनुसार कितना कम है, 1 कम है। अब आपने यहाँ ध्यान रखना, नीचे हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, जिसके साथ के लग गया, ए के। यहाँ पर बी के होता तो बी की वैल्यू लेते, ए है तो ए की वैल्यू ली हमने, ए के। तो नीचे वैल्यू किसकी आएगी, ए की। ए की वैल्यू कितनी है, 6, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया 100/6। आपको पता है 16 छिक्के 96 होते हैं, तो ये किस पे चला गया, 16। फिर बच गया 4/6। इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, 16 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3% जो है बी का वेतन कम है ए से। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी। 8 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया आपका सी। समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर देंगे। क्या करना है, जो परसेंटेज ली है उसको खोल लेना है। अब जैसे बोला गया वैसे पढ़ना है। ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, तो नीचे वाला हमने मानना है बी का वेतन अधिक है, तो 5 का 20% 1 होता है। बी का वेतन आया 5, तो ए का उससे अधिक है 20%, तो 5 का 20% 1 होता है 6, तो ए का वेतन 6 होगा, बी का वेतन 5 होगा। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। अब किसके वेतन से पूछा है, ए के वेतन से पूछा है, इसलिए नीचे वैल्यू आ जाएगी ए की, और मल्टी इनटू में 100 से उसको गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 16 से ही 2/3 उसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ये क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 42 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन यदि फास्ट है तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। 1 से 42 तक की जितनी भी सम संख्याएं उनका औसत बताना है। संख्याओं का योग नहीं, यहाँ पर औसत पूछा है। पहले हमने संख्याएं निकालनी पड़ेंगी कितनी है, फिर उनका योग निकालना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा औसत। तो हम फास्ट निकाल के दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर 1 से 42 तक संख्याएं कहाँ से शुरू होगी, 1 से, फिर 1 से 42 तक की सम संख्याएं ध्यान रखनी है। एक कोई सम संख्या नहीं है, 1 के बाद आती है 2, 2 सम संख्या, फिर 4, फिर 6, अप टू 42 तक। तो एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पर। सबसे पहले हमने देखना होता है ए है हमारा 2, फिर इनका डिफरेंस देखना होता है, दूसरा माइनस पहला, दूसरा या 4
इसमें से पहला घटा देंगे 2, तो डिफरेंस हमारा इतना आ जाएगा इसके अंदर 4 - 2, डी आ गया हमारा 2। अब हमने निकाल, और जो लास्ट टर्म होती है उसको लिखते हैं हम ए एन कितना है 42। तो हमने फॉर्मूला निकालने का होता है एन निकालने का, नंबर ऑफ संख्या एन बोलते हैं, नंबर ऑफ संख्या कितनी है, तो हम निकालते हैं a + n - 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है हमारी 42, ए की वैल्यू है 2, एन हमें पता नहीं और डी है हमारा 2। तो ये आ जाएगा 2 + 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n - 2, इधर 42, इधर 2n से ये कट गया, तो ये आ गया 42 2n के, n की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर आके भाग में हो जाएगा 21। तो आपको पता लग गया 1 से 42 तक जो सम संख्याएं होगी उनकी संख्या कितनी होगी 21। n हमारा 21 आ गया। अब हमने इनका निकालना पड़ेगा सम कैसे निकालते हैं, एस एन जिसको लिखते हैं नंबर ऑफ संख्याएं अपॉन 2, ए पहली टर्म इंटू में लास्ट टर्म। तो n कितना है हमारा 21 बटे 2, ए कितना है हमारा 2, पहली टर्म है 2, लास्ट टर्म है 42। तो जब हम इसको करते हैं तो 44 21 गुणा 44 बटे 2, तो 22 आ गया। 21 की 22 की आपने गुणा कर देनी है, 21 की 22 की गुणा कितनी आ जाएगी 462, 462 आपकी गुणा आ जाएगी, 462 आपकी गुणा आ गई। अब आपने निकालना है औसत मैंने आपको बताया था पहले भी, टोटल संख्याओं का योग कितना है, टोटल 1 से 42 तक जो सम संख्या है उनका योग है 462, और हमने क्या कर देना है फिर उसको भाग देना कुल संख्याओं से, कुल संख्या हमारी कितनी है 21, इससे हम इसको भाग दे देंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, ये 22 पे कट जाएगा और इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ए 22। ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो आपने देख लेना है कि थोड़ा लेंथी है बट आप फास्ट निकाल सकते हैं। पहले आपको इसका n नंबर ऑफ निकालना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 से 42 तक सम संख्याएं, तो आपने इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आधी सम संख्याएं होती है, आधी विषम संख्या होती है। 1 से 42 तक 21 सम होंगी, 21 विषम होंगी, 21 सम होंगी, 21 विषम होंगी, बस। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। n आ गया, फिर n/2 यहाँ से पुट करके आपने वैल्यू निकाल लेनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त हानि या लाभ % ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा ही हम इजी तरीके से करने वाले हैं। एक जगह लिख लेने हमने रुपए और एक जगह लिख लेनी है वस्तु। 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है 12, यानी कि आम केले कुछ भी खरीदे। तो आगे क्या लिख दिया 12 रुपये में कितनी वस्तु बेचता है 10। ठीक है, तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर लिख देंगे। 10 की 10 पहले ये करनी है 100, फिर करनी है आर पार 12 की, इसको इसके नीचे लिख देना है 144। 10 की 10 की गुणा कर दी, वो मैंने ऊपर लिख दी, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। 12 की गुणा की, ये नीचे लिख दी, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया 44 का। और हमने क्या निकालना है, लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत हमने इसके अंदर निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलते हैं, लाभ अपॉन क्रय मूल्य। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, इंटू में 100। तो लाभ कितने का है 44 का, क्रय मूल्य क्या था 100 रुपये, इंटू में 100% निकालने के लिए कितने % का लाभ हो गया 44% का लाभ हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा 44% का लाभ। 10th का हो जाएगा आपका सी, 44% का लाभ। 24 संतरों का क्रय मूल्य 18 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ % ज्ञात कीजिए। तो आपने इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ऐसे आपने लिख लेना है। 24 संतरों का क्रय मूल्य है, तो मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य को मैं लिखूंगा CP कॉस्ट प्राइस
CP लिख लिया मैंने। 24 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि 24 गुना जो भी क्रय मूल्य है CP कॉस्ट प्राइस। मैं इधर लिख लेता हूँ बराबर, इधर लिख लेता हूँ मैं, इस साइड लिख लेता हूँ विक्रय मूल्य। 18 संतरों के विक्रय मूल्यों को लिख लिया मैंने सेलिंग प्राइस SP। तो मैंने कुछ नहीं, क्वेश्चन से एज इट इज लिखा है 24 संतरों का क्रय मूल्य बराबर किसके है 18 संतरों के विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य को मैंने CP लिख लिया कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को मैंने SP लिख लिया सेलिंग प्राइस। तो आपने क्या करना है, ऐसी रकम से इसको भाग देना है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएं, कट जाएं। तो मैं इसको कट कर सकता हूँ 3 पे, 3 अठे 24 और 3 छिक्का 18, दोनों कट गए 3 पे। फिर आपने इन दोनों का अनुपात रेशो ले लेना है। क्या लेना है, अनुपात लेना है, रेशो लेना है। और अनुपात में हम क्या कर देते हैं, इन वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, एक दूसरे की जगह चेंज कर देते हैं। तो 6 इस साइड आ जाएगा और 8 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले इनको विभाजित किया एक ही नंबर से, फिर इन दोनों का अनुपात निकाल लिया मैंने, इन दोनों को एक दूसरे से चेंज कर दिया, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया। अब हमारा यहाँ पर जो रियल वैल्यू है, अब हमारा क्रय मूल्य हो गया 6, कॉस्ट प्राइस हो गया 6, सेलिंग प्राइस हो गया 8, यानी कि क्रय मूल्य 6 विक्रय मूल्य 8। तो लाभ इसका किस पे कितना हो गया 2। और लाभ परसेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। लाभ डिवाइड अपॉन क्रय मूल्य, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो लाभ हमें कितने का हुआ है 2 का, क्रय मूल्य हमारा कितना है 6 और हमने 100 से गुणा कर देना है। ये 3 पे कट गया तो इसका जो आंसर आ जाएगा 33 या 99, 1/3% हो गया ना, कितने आसान तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B 33 सही, 1/3% का लाभ जो है हमें हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:3 है। यदि थैले में कुल धन रुपये 60 है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, अनुपात लिख लेना है। अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 1:2:3। यहाँ पर जो जो सिक्के हैं उतने से मल्टीप्लाई, इसको x मान लेता हूँ मैं, इसको ये 25x हो गया, 10 की इससे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 20x। इन सभी को जोड़ देना है, 3 की 5 से मैंने 25 की 1 से गुणा किया 25x, x लगा लिया, साथ में इनको ऐड करना है। 10 की 2 से गुणा की 20x, 5 की 3 से गुणा की 15x, और बराबर आपने किसके रख लेना है, तो 6000 के आपने 60 का आपने क्या बना देना है, रुपए के आपने 60 रुपये था उसके आपने पैसे बना देने हैं, तो ये बन जाएंगे 6000। तो इनको टोटल को जोड़ लो, 25 और ये हो गया 35, 25 और 20 45 और 15 60x इज इक्वल टू 6000 के x अपने इधर ले लेना, 6 ये 60 इधर आकर भाग में हो जाएगा तो आ जाएगा 100। x की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो 25 पैसे के सिक्के कितने आपके, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका C, 12 का C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऐसा क्वेश्चन हर बार आपके टेट में आता है, टाइम और वर्क से, समय और काम से संबंधित क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। 36 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो बड़ा ही आसान है। मैंने लिखा M1 को हमने यहाँ लिखा व्यक्ति को या आदमी से रिलेट करेंगे M1 को। D1 लिखा मैंने, ये दिन को रिलेट करेगा।
और H1 लिखा मैंने, ये घंटों को घंटों को रिलेट करेगा। और W1 लिखा मैंने, ये वर्क यानी कि कार्य को जो रिलेट करेगा। तो ऐसा ही सेम टाइम इधर हो जाएगा। तो हमने इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा M1 D1 इंटू H1 डिवाइड अपॉन W1 M1 इधर हो जाएगा M2 इंटू में D2 इंटू में H2 डिवाइड बाय W2। और देखो आपने लिखा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को काम वही है सेम, उसी काम को बोला गया है। तो यहाँ काम सेम है, काम से काम कट हो जाएगा, यानी कि W1 इज इक्वल टू W2, क्योंकि वो कार्य वही है, दूसरे कार्य की बात यहाँ पर नहीं हुई। तो इधर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। M1 यानी कि 36 आदमी गुणा में दिन कितने लिए हैं 32 दिन, गुणा में घंटे कितने लिए हैं 7 घंटे। ऐसे इधर पुट कर देनी है वैल्यू। M2 की वैल्यू इधर निकालनी है हमने। डे कितना दिया है 24 दिन। और H2 हमें दिया है 6 घंटे। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इधर वाला पूरा का पूरा इसके भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 32 गुणा 7, इधर वाला इधर भाग में आ जाएगा, इधर सिर्फ M2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 24 गुणा में 6। आप काट सकते हैं इसको, छीक 36 6 पे कट गया, ये कट गया 6 चौका 24, 4 पे कट गया 4 8 32, यह यहाँ बचा सिर्फ 8 और 7, 8 की 7 की गुणा करेंगे तो 56। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 56। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। उस काम को करने के लिए 56 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब देखना है हमने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। फॉर्मूला नहीं है वो, शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपका क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड में निकल जाएगा उस शॉर्ट ट्रिक से। अगर ऐसा आपका आगे आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन जो है पक्का सोल्व हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने समय में एक राशि 12% वार्षिक दर से अपने से दुगनी हो जाएगी। अपने से दुगनी, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है राशि को कितना बोला गया है दुगनी। और यहाँ पर दर कितनी दी है 12%। ठीक है, समय यहाँ पर हमने निकालना है। ये 3 चीज़ें हमें दी गई है। तो यहाँ पर जो हमारी शॉर्ट ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने लिखना है गुणी, जितने गुणी बोली गई है गुणी माइनस गुणी में से 1 घटा देना है। नीचे लिखना है दर, दर दी हो या समय दिया हो, कुछ भी दिया हो उनमें से 1 निकलना है। यहाँ पर दर दिया है तो यहाँ पर हम दर लिख लेंगे, समय दिया है तो समय लिख लेंगे, यानी कि मैंने बीच में, यानी कि इन दोनों में से एक चीज़ आपको दी मिलेगी। गुणी तो 100% दिया मिलेगा, इन दोनों में से एक चीज़ आपको दी मिलेगी और इनटू में हमें करना है 100। ये क्वेश्चन करने का ट्रिक है बिल्कुल आपका 5 सेकंड में आंसर यहाँ हम निकाल के दिखाते हैं। तो दुगुणी बोला है, गुणी कितने दिया है 2 गुणी, तो गुणी -1 यानी कि 2 - 1 इनटू में दर या समय में से 1 आपको दिया मिलेगा। अगर दर दी है तो समय निकल जाएगा, अगर समय दी है तो दर निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया दर 12% और इनटू में 100। तो ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, 12 इनटू में 100। तो यहाँ से देख लीजिए 12 यानी कि 100/12 आ गया आपका। हमने फ्रैक्शन में इसको निकालना है। तो आपको पता है 12 × 8 = 96 होता है, 12 × 8 = 96 और 4/12 बच गया, शेष 4 4/12। अब इसको भी कर दीजिए 4 एकम 4 4 × 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका
करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इसका, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 8 सही 1/3 वर्ष का समय लग जाएगा। देख लीजिए करेक्ट आंसर हमारा आ गया सी, 8 सही 1/3 वर्ष का समय इसके अंदर लगा। तो यदि आपको ये फॉर्मूला आ गया तो 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट पुट करना है और आंसर निकाल देना है। आप बगैर कॉपी पेन भी निकाल दोगे इस क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला क्या है, गुणी -1, जितनी गुणा बोली है उसमें से एक घटाना है, अपॉन दर या समय, इसमें से एक दिया मिलेगा और गुणा किससे कर देना है 100 से। तो गुणी कितने दिए हैं 2 -1, दर दिया 12% गुणा 100, तो ये आ जाएगा 100/12 और 100/12 को आप भाग दोगे तो आएगा 8 से 1/3 वर्ष। तो हमने किया, अब हमारा आंसर इसके अनुसार आ गया था 8 सही 1/3 वर्ष, यानी कि उसको बोल सकते हैं हम 8 वर्ष 4 महीने। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो हमने ट्रिक लगाई है, ये फॉर्मूला लगाया है या ट्रिक लगाई है, इसके अनुसार हम इसको रिवर्स करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 12% वार्षिक दर हमारा आएगा या नहीं। तो चलिए, गुणी -1 लिखना है पहले, आपने कितना पूछा यहाँ पर, दुगुनी हो जाएगी यानी कि 2 गुणी 2 - 1। अब पहले हमने दर लिखी थी 12%, अब हम समय, दर से हमने समय निकाला था, दर से हमने क्या निकाला था समय, 12% से। अब हम समय से क्या निकालते हैं, दर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही लिखना होता है, दर या समय। देखते हैं 12% वापस आएगा या नहीं। यदि 12% वापस आता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन इससे रॉन्ग होगा। तो चलिए, अब हमें इसकी सही खोल लेनी है। तो सही खोलने के लिए 8 की 3 की गुणा और 1 को ऐड करते हैं, 8 या 24 और 1 25, तो ये हो गया 25/3 वर्ष। तो यहाँ पर दर या समय में से एक लिखना होता है, समय हमारा कितना है 25/3 वर्ष, तो लिख दीजिए 25/3 इंटू में 100। तो ये 3 नीचे इधर ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1/25 गुणा में 100 गुणा में ये 3 नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौके 100, 4 पे घट गया, 4 तिया 12, 12% वापस आ गया या नहीं, जिसको लेकर हमने क्वेश्चन को किया था वही हमने निकाल दिया। इससे हमने समय निकाल लिया, समय से वापस दर निकाल ली, बस यही क्वेश्चन था। तो ये हमारी जो ट्रिक है ये बढ़िया है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ये लग जाएगी। तो आपने इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। तो चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसी ट्रिक से हो जाएगा ये भी। कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। आपने बताना है, कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। ये आपने बताना है, कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। चलिए, कोई जो धन है 10 वर्षों में, यहाँ पर समय आपको पता लग गया, समय कितना दिया 10 वर्ष, कोई धन है 10 वर्षों में, गुणा कितना हो जाता है, गुणा यानी कि 3 गुना हो जाता है। ठीक है, अब आगे पूछ लिया कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। तो पहले वही फॉर्मूला लगा दो आप, कौन से वाला, गुणा जितना भी दिया है -1 डिवाइड बाय दर या फिर समय इंटू में 100। सभी क्वेश्चनों में ये ट्रिक नहीं लगेगी, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आने पर ये ट्रिक लगेगी और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इधर गुणा कितना दिया है आपका 3 गुना, यानी कि 3 - 1, समय आपको कितना दिया 10 वर्ष और इंटू में 100, ये हो गया, कितना हो गया, ये 10 पे कट गया, इंटू में 10, 3 में से 1 गया 2, तो इतना, ये हमारे पास आ गया 20 आ गया यहाँ से, यानी कि ये हमारी दर आ गई कितनी 20%। ये हमारी क्या आ गई दर 20%। साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। यहाँ से हमने समय से हमने दर निकाल दी, समय से दर निकाल दी, दोबारा से फिर एक बार यही फॉर्मूला ला देंगे। अब कितने गुना बोला है 7 गुना, यानी कि 7 - 1, दर हमारी कितनी है ये 20 इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से निकालो आप
यहाँ से आप कट कर दो इसको, 20 पंजे 100, 7 में से 1 गया 6, तो 6 गुणा 5 कितने वर्ष लग जाएंगे उसको, 30 वर्ष। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, 30 वर्ष। 15 का आ जाएगा ए। बस कुछ नहीं किया हमने, गुणे -1, कितनी गुणा बोली थी शुरुआत में, 3 गुणा, 3 - 1, दर या समय में से 1 दिया मिलेगा। यहाँ पर समय दिया है 10 वर्ष, इंटू में 100 कर दिया, 1 कट गया, 3 में से 1 गया 2, 10 दाएँ 100, 1 कट गया, 2 गुणा 10, 20% हमारी दर आ गई। अब आगे हमने साधारण ब्याज की दर से दर करनी है, ये यूज। तो 7 गुणी बोला, 7 - 1 20 दर ले ली हमने जो हमारी निकली थी, इंटू में 100, 7 में से 1 गया 6 और 20 पंजे 100, यानी कि 30 वर्ष का समय हमारा आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, c। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये होता है n, जितनी भी संख्या दी उनके अंदर फिर 1 प्लस कर देना है और 2 से भाग दे देना है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, n मतलब कितनी संख्याएं हैं, फिर उसमें 1 जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ और इसको प्रॉपर सोल्व कैसे करेंगे वो भी इसको करवाऊंगा आपको। तो इसके लिए पहले से आप शॉर्ट ट्रिक सुन लीजिए क्या है। देखो ये दिया है x + 1/x = क्या दिया है 5, और हमसे पूछा क्या है x² + 1/x² बराबर किसके होगा, ये पूछा है हमसे। देखो यहाँ पर यदि प्लस है, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 2 ही तरह से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या प्लस से या माइनस से। फिर मैं इसको आपको प्रॉपर सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो देख लीजिए, यहाँ पर यदि प्लस है तो फिर यहाँ पर यदि प्लस है तो आपने फिर तो जोड़ना है 2, फिर तो घटाना है 2, किसके, इसके स्क्वायर से। इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, उसमें से हमने क्या घटाना है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। समझ आई बात। ऐसी सिचुएशन में यदि x + 1/x = 5 है, या 7 है, या 12 है, या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे x² + 1/x², तो इधर x² हो गया, तो इसका भी x² हो जाएगा, यानी कि 5 का x², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पर प्लस है तो फिर तो हमने घटाना है 2, फिर तो आ जाएगा हमारा आंसर 23। यदि यहाँ पर है माइनस, ऐसी सिचुएशन है 5, तो हमने निकालना है x² - 1/x² किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर आ गया माइनस, आपने ध्यान रखना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसमें हमने 2 ऐड करना है, यानी कि 25 + 2, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 27। ये तो है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो फिर तो हमने इसके स्क्वायर से माइनस करना है जो इधर दिया है, तो इसके स्क्वायर से हमने माइनस करना है, फिर तो आ जाएगा हमारा आंसर 23। यदि यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर जो भी रकम होगी उसके स्क्वायर में 2 जोड़ देना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 27। ये आपको समझ आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये आया कैसे है। चलिए देखना, अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, तो देखिए ये आपको दिया गया है, ये और ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको लेके चलते हैं x + 1/x = 5, ठीक है। तो ये साइड हमारी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, 2 साइड होगी, तो मैं लिखता हूँ बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। तो इधर इसका मैं वर्क करूँगा 1/1/x, वो x + 1/x का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलूँगा तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि a + b का स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए a + b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab,
ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, ये हो गया। तो इस पे लगेगा यही फॉर्मूला, ये वाला। तो इधर ए, ये ए हो गई हमारी, ये हो गई हमारी बी। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी कि a इंटू बी, ए बी यानी कि a गुणा बी। तो a हमारा कितना है x गुणा b, b हमारा कितना है 1/x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है। तो इधर से ये भी x है, x गुणा x, जब x x होता है तो x से x कट जाता है, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाता है। तो इधर हमारा बचा x का स्क्वायर, और इसको जब खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ये बचा सिर्फ 2, ये इधर वाला तो कट गया, 2 गुणा इधर 1 बचा था, 2 गुणा 1 2 इज इक्वल टू 25। अब देखो इधर 2 प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर है 25 माइनस 2। तो हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। और यही हमने फाइंड आउट करना था, यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमने शुरुआत में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये फाइंड आउट करना था, और एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर 23, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन था। अब वही बात है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, यहाँ पर माइनस 2ab, एक्स से एक्स फिर भी कट जाना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 2ab आना था फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाना था -2 बच जाना था। ये माइनस का 2 है, इधर अगर प्लस का हो जाता तो 25 प्लस 2 27 हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था यदि यहाँ पर प्लस है तो इधर 2 घटाना है इसके स्क्वायर से, यदि यहाँ पर माइनस है तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने आपको बता भी दिया है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इस समीकरण के हल हमने बताने हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है हर बार। तो इधर इसके हल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये द्विघात समीकरण है, इसके हल कैसे निकालते हैं। देखो इसकी और इसकी गुणा करनी होती है, यानी कि पहले की और तीसरे की गुणा करनी होती है। इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब इसके आगे 1 है। यहाँ पर कोफिशिएंट 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 12 की 1 के साथ गुणा करूँगा तो गुणा तो हमारी कितनी आनी चाहिए 12, लेकिन ये जो बीच वाला है इसमें इन दोनों का अंतर होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। मतलब ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं जिनकी गुणा तो 12 हो और उनका जोड़ -7 हो, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे कोफिशिएंट क्या क्या हो सकते हैं, -3 और -4, 3 -3 और -4, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे -7। आ गया बीच वाला ऑप्शन। जब मैं इनकी गुणा करूंगा माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगी, 3 गुणा 4, इनकी गुणा कितनी आएगी 12। मिल गए हमें कोफिशिएंट, बस इसमें पुट कर देने हैं एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट पुट करने हैं, माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस के 12 बराबर है 0 के। ऐसे कोफिशिएंट आपने पुट कर लिया हमने। अब आगे है, इन दोनों में से कॉमन आएगा इधर x, क्योंकि दोनों में x ही कॉमन है। x, एक x में से एक x कॉमन बाहर आ गया तो इधर x बचा माइनस, इधर से x कॉमन बाहर चला गया तो इधर बचा सिर्फ 30। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही इधर से आ जाएगा 4 कॉमन, इधर से 4 कॉमन, माइनस के 4 कॉमन, इधर बचा x और -4 कॉमन ले लिया, इधर x बच गया -4 और -4 थे 12, तो इधर आ गया -3 कॉमन इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ये सेम होगी, इनमें से एक लेना है और उसमें से एक लेना है। इधर आ जाएगा हमारा x -3 और एक कोफिशिएंट आ गया x -4, दोनों को बराबर रख लो 0 के, x बराबर -3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई इधर से 3, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा। एक x -4 बराबर है 0, तो इधर से आगे ये आपका हो जाएगा x इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4 18 का बी।
3 और 4। समझ आ गया होगा। अब चलते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन थे। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। नंबर 19, ए की 3 प्लस बी की 3 माइनस 3 ए बी में क्या जोड़ा जाए कि 3 ए स्क्र प्लस 4 बी स्क्र प्लस 4 सी स्क्र प्राप्त 3 ए स्क्र प्लस 4 बी की क्यूब प्लस 4 सी की क्यूब प्राप्त हो। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है लिखने में। ये ए की क्यूब है, ये 3 ए की 3 प्राप्त हो। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है ए की 3 जोड़ेंगे तो 2 ए की 3 होगी, लेकिन हमें क्या प्राप्त चाहिए, 3 ए की 3 चाहिए। तो दो ऑप्शन हमारा फिट बैठता है। तो इसको जोड़ के देख लो, चाहे आप ये प्राप्त हो जाएगा ए की 3 प्लस बी की 3 माइनस 3 ए बी। जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये प्लस का है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर बचा 4 सी की 3 प्लस 3 ही होगी, एक ही होगी 4 बी की 3, एक ही है 2 ही होगी प्लस 3 ए की 3। तो ये हमारा ये जो हमें पूछा गया वो हमें प्राप्त हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आपको 12 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 13x को भाग देना है 2x प्लस 3 से। तो ये भाग विधि से ही सोल्व होगा। तो आपने लिख लेना है 12 माइनस 14x स्क्वायर माइनस के 13x, आपने भाग इसको देना है 2x प्लस 3 से। ठीक है, तो हमने x स्क्वायर चाहिए सबसे पहले, तो हमने 14x स्क्वायर चाहिए। इससे कैसे हो सकता है, और वो भी माइनस का। तो मैंने इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2 को 7x से जब मैं गुणा करता हूँ, सबसे पहले चलेगा ये माइनस 7x पर। माइनस 7x की गुणा करता हूँ मैं 2x के साथ, तो 7 दूनी 14 माइनस का और x हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब 7x की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 7 या 21x हो जाएगा, लेकिन निशान क्या है माइनस का, तो इसके आगे आ जाएगा माइनस। अब इनके निशान पलट देने हैं, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 21 अब प्लस का हो गया निशान चेंज करने के बाद, और माइनस 13 रहा जो है माइनस का। तो इधर बच गया आपका 8x किसके, प्लस के, और इसको एज इट इज उतार लेना अपने नीचे। ठीक है, अब देखो ये आपने इसको नीचे उतार लिया। अब आगे चलेगा ये 4 पे। कितने पे चलेगा, 4 पे, क्योंकि हमने आगे चाहिए 8x, तो ये किस पे चलेगा, प्लस 4 पे चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x और 4 तिया 12, दोनों के निशान चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 0 बचेगा नीचे। तो इसका जो करेक्ट भागफल हमारा क्या आ गया, माइनस 7x प्लस 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो इसका सी आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर आ गया सी करेक्ट आंसर है 20 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ऐसा क्वेश्चन, इसको देखो आप ये सोचोगे कि ये क्या आ गया, कैसा क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से करने होते हैं। आप इसको 5 सेकंड में कर दोगे। कैसे, मैं आपको बता दूं, जब किसी की भी पावर 0 हो ना तो वो 1 के बराबर होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जब किसी की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 3 की पावर 0 है, ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। 5 की पावर 0 है, ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, गुणा 3 की पावर 0, ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये भी 1 के इक्वल। एक में से 1 गया 0, एक में से 1 गया 0, यानी कि 0 गुणा 0, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 0। तो 21 का भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 0 आंसर आपका आ जाएगा 21 का। 21 का आपका क्या आ गया, 0 आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 जो है आपने कैसे सोल्व करना है वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसको हम शॉर्ट तरीके से ही सोल्व कर लेते हैं जो आपके लिए आसान रहेगा। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22। 8 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है। पहले तो मैं आपको बता दूं जो एक दर्जन होती है उसमें कितने केले होते हैं? 12। कुछ भी हो, एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। 8 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 12 गुणा 8, 12 8 96, तो कितने हो गए? 96, ठीक है। अब इधर लिख लो केले, इधर लिख लो रुपए, ठीक है। 96 यानी कि 96 केले कितने रुपए के आते हैं? 180 के। 96 केले कितने रुपए के आते हैं? 180 के। दिया है 8 दर्जन यानी कि 96 केलों का मूल्य कितना? 180 रुपये। ऐसे मैंने लिख लिया 96 केले या फिर 8 दर्जन कितने रुपए की मिलती है? 180 रुपये की, ठीक है। अब इसने पूछा रुपए 30 में कितने केले खरीदे जाएंगे? रुपए के नीचे रुपए लिख लो। 30 में पूछा है कितने केले खरीदे जाएंगे। केले इधर हमसे पूछ लिया कितने खरीदे जाएंगे। अब ये देखो 30 को मैंने 30 को 180 बनाने के लिए कितने से गुणा किया होगा? 30 को 180 बनाने के लिए 6 से गुणा किया होगा। 3 छिका 18, 0 की 0, 180, 30 छिका 180 होते हैं। तो इधर ये निकालने के लिए मैं 6 को यदि इससे भाग दे दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा या नहीं? तो 96 को आप 6 से भाग दे दो। 16 छिके 96 होता है, आपको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? 16। या मैं बोल सकता हूँ कि 16 का 6 गुणा कितना होता है? 96, ठीक है। तो आ गया आंसर। टाइम थोड़ी लगा, मात्र 5 सेकंड में हो गया। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। थोड़ा डिफरेंट एक ये तरीका है, थोड़ा अलग तरीका भी है इसको करने का। ये बोल रहा है कि 180 रुपये में कितनी मिलती हैं? 8 दर्जन, ठीक है। 1 रुपये में कितनी मिलेगी फिर? 8 बटे 180। और 30 रुपये में कितनी मिलेंगी? गुणा 30। समझ आई बात? 180 रुपये में 8 दर्जन केलों की मिलती है। 1 रुपये में 8 बटे 180 और 30 रुपये में गुणा में 30। 3 छिका 18। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 8 बटे 6। ये ध्यान रखना आपने, ये दर्जन है। यदि मैं इनको क्या बनाता हूँ? केले बनाता हूँ, तो ये हो जाएगी 8 गुणा 12 डिवाइड बाय 6। क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। यहाँ भी कितने आ जाएंगे? 16 केले आ जाएंगे। अब जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए। एक तरीका ये था करने का, एक ये था। तो इधर आपने 96 को इधर 30 छिका 180 होते हैं, तो 6 से आपने ये जो 6 आया 96 से भाग दे देना है। 6 से भाग दे देना है 96 को, 16 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 भी इसका 6 गुणा है, 30 इसका 6 गुणा है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। 180 में 8 केले मिलते हैं। 8 बटे 180, 30 गुणा में 30, इसको कट कर दिया 8 बटे 6। ये दर्जन आ गई 8 बटे 6। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, इसको कट कर लो, 16 केले आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटे की चाल से गतिमान है, तब यह एक टेलीग्राम के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? इसको भी मैं बड़े आसान तरीके से कराने वाला हूं। या तो आप इसके अंदर फॉर्मूला पुट करो या फिर आप इसको सेकंड के हिसाब से निकालो। मैं आपको बताता हूं, यदि आप इस क्वेश्चन को सेकंड के हिसाब से करते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% ठीक होगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आइए पहले इसको सेकंड के हिसाब से ही करते हैं। देखो इसको समझाने में लग जाएंगी 2 से 3 मिनट, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका आने वाले टाइम में गलत नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है, ठीक है। अब देखिए, ये मान लिया कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 135 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कोई खंबा खड़ा है, समझ में आई बात? यहाँ पे कोई खंबा खड़ा है।
अब रेलगाड़ी चल के आई, जब रेलगाड़ी का जो अगला सिरा है यहाँ पर, जो इंजन है यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब इसने खंबे को पार करना शुरू करना है, यहाँ पहुँच गया। अब खंबा आपको पता है पतला सा होता है, ज़्यादा जो है उसकी मोटाई वगैरह नहीं होती। तो क्या करेगी रेलगाड़ी जो है, ये पहले इंजन आया यहाँ से, अब इसने क्रॉस करना शुरू किया, रेलगाड़ी आगे चलती गई चलती गई चलती गई, और ये रेलगाड़ी का लास्ट सिरा जब यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से आगे चल जाएगी रेलगाड़ी, ये चली गई। तो जब इसका लास्ट सिरा यहाँ पहुँच जाएगा, आगे वाला सिरा तो आगे पहुँच जाएगा, तभी ये इसको पार कर पाएगी ना। मतलब पहले यहाँ से इसने शुरू किया था, फिर इसको पार करती गई, ये लास्ट वाला सिरा था गाड़ी का, जब यह खंबे के बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया और ये क्रॉस कर गई, तो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय कर दी होगी? 135 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी 135 मीटर की है, तभी वो इसको प्रॉपर क्रॉस कर गई ना। ध्यान आया? 135 मीटर की रेलगाड़ी थी, उसने खंबे को क्रॉस करना शुरू किया, यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया। खंबे की आपको पता है जो चौड़ाई थोड़ी कम ही होती है, तो उसको तो क्या ऐड करेंगे। तो यहाँ से जब यहाँ से शुरू किया, अब उसने पूरी गाड़ी ने क्रॉस कर दिया, यहाँ पहुँच गई। अब खंबे के पास उसका लास्ट सिरा है, तो खंबा उसने क्रॉस कर दिया। तो कितनी दूरी तय कर दी होगी गाड़ी ने? 135 मीटर, क्योंकि 135 मीटर की तो लंबी है वो, ठीक है। तो दूरी हमारी टोटल कितनी होगी खंबे को पार करने के लिए गाड़ी की? 135 मीटर। समझ आ गया? अब चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, कितने? 54 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। आपने इसको, गाड़ी मीटर में है ना, गाड़ी मीटर में है, लंबाई वो जो दूरी तय कर रही है वो किलोमीटर में है। आपने पहले इसको मीटर बना लेना है, यानी कि 54 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 54 किलोमीटर में हो गए 54,000 मीटर। और मीटर के साथ, किलोमीटर के साथ हावर होता है, और मीटर के साथ हमेशा सेकंड होती है, यूनिट जो होती है। तो हमने मीटर बना लिया जब किलोमीटर का, तो सेकंड इसके नीचे कितनी हो जाएगी? 3600, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। अब आप इसको कट कर लो, ये जो है आपकी कितनी दूरी आ जाएगी? ये 1 सेकंड की दूरी निकल जाएगी यहाँ से आपकी, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 30, 2 15, 15 मीटर पर सेकंड गाड़ी चलती होगी, यानी कि 1 मीटर में 1 सेकंड में गाड़ी 15 मीटर चली जाती है, ठीक है। अब गाड़ी को इसको क्रॉस करने के लिए दूरी कितनी तय करनी है? 135 मीटर, और 1 सेकंड में कितनी जाती है? 15 मीटर। तो बस दूरी निकाल दो। आपको दूरी का, आपको दूरी कैसे निकलती है? 4 बटे समय। अब चलना कितना उसको? 135, सॉरी समय निकालना, हमने समय निकालना है। समय कैसे निकलता है? कितनी दूरी तय की है और किस साल से की है। तो मतलब 135 डिवाइड बाई 15, 15 नहीं में 135, 9 सेकंड में वो इस खंबे को जो है क्रॉस कर देगी। ये था इसका तरीका करने का। हाँ, हमसे समय पूछा है, तो समय कितनी दूरी तय की है और किस साल से तय की है? कितनी दूरी तय की है, किस साल से? अब दूरी करनी 135 मीटर की, और चाल है उसकी 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 नहीं में 135 होता है, 9 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 23 का बी, 9 सेकंड, ठीक है। ये ऐसे हो गया। दूसरा तरीका होता है शॉर्ट, वो ऐसे ही बनाया होता है इसी से। यदि बात चले किलोमीटर पर हावर की, तो लिखते हैं 5/18, वो इसी से बनता है। 5/18 कैसे आता मैं आपको बताता हूँ। 1000 किलो, एक मीटर में 1 किलोमीटर उतने 1000 मीटर, और 3600 सेकंड। ये कट गया, 5 दूनी 10, और ये 18 दूनी 36, यानी कि 5/18 आ गया। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हावर के लिए 5/18 लिखते हैं, और मीटर पर सेकंड के लिए 18/5 लिखते हैं, ठीक है। अब दूरी देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में, इधर ही करते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा समय हो जाएगा ये, तो इधर ही करते हैं हम, ठीक है। तो किलोमीटर पर हावर के लिए हम कितना लेंगे? 5/18 गुणा में किलोमीटर कितने हैं? 54, तो 18 या 54, वही 15 मीटर पर सेकंड आ गई,
बस 135 से फिर इसको भाग दे दो बटे 15, वही 9 सेकंड फिर आ जाएगा। लेकिन ये आप 5/18 लेना, 18/5 लेना, इसमें आप पजल हो जाओगे, तो इसलिए आप पर मीटर के हिसाब से निकालो, आपका करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल 100%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दया और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाएगा, तब पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर दया और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है? 4:1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4:1 और 4 वर्ष बाद हो जाएगा ये 14:5। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/1, एक्स लगा लेते हैं दोनों के साथ, इज इक्वल टू 14/5, और 4 वर्ष दोनों 4 वर्ष बाद दोनों में की आयु 4 बढ़ जाएगी, तो इसलिए +4 लगा दिया। फिर कुछ नहीं करना, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर देनी है। तो ये हो जाएगा 5 की इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर हो जाएगा 14, 1x + 4। तो 5 चौके 20x + 20, इधर हो जाएगा 14x + 56। ठीक है, 14 चौके 56। तो अब x वाले एक साइड कर लो, और जो बगैर x के उनको एक साइड कर लो। तो 14 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और 56 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये कितना रह गया? 6x, और इधर रह गया 36। तो x की वैल्यू 6 इधर आकर इधर आकर भाग में हो जाएगा, उधर गुणा में। तो 6 6 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी कि पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई? उसको हमने x माना था ना इधर, तो वो 6 वर्ष है। तो 24 का आ जाएगा आपका बी। आप इसको देख भी सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ये करेक्ट आंसर है या नहीं। तो 6 वर्ष आ गया आपका। अब आपने देख लेना है इसको, इसके अंदर पुट कर दो आप 4x के अंदर, इधर 6 हो जाएगा। तो 4 की 6 के साथ गुणा, यानी कि 24, और 6 दीजिए, 6 कम 6, 6 चौका 24, 4:1 आ गया। 4 साल बाद +4 इसमें जुड़ गया, +4 इसमें, ये 28 हो गया, ये 10 हो गया। तो 2 पंजे 10, 14 दूनी 28, 14:5 आ गया ना वही। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6। 24 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इधर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, a की 3 - b की 3 जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है? जो a की 3 और b की 3 का सूत्र होता है वो ये होता है, a - b की 3 + 3ab a - b। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये, आपसे सीधा फॉर्मूला पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को जो है आपने कैसे करना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देंगे। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब आप इसको 91 से भाग दे दीजिए, 91 से भाग देना है ना विभाजित करने के लिए, तो ये आसान हो जाएगा। आप इनको सभी को एक एक को भाग दे के देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसलिए हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ही 91 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये शुरुआत में जाएगा 1 पे, इधर बच गया 8, फिर हमने तारा दोनों 9 को, क्योंकि पहले एक 9 को तारा ना जाने की 0, फिर एक 9 को, फिर एक 9 को और हमने उतार लिया। अब जाएगा ये 9 पे, ये आ जाएगा 819, ये 9 पे गया, 819 आ गया। फिर यहाँ से घटाओ 8, फिर ये एक 9 और उतार लेंगे। अब ये जाएगा 8 पे, इधर आ जाएगा 728।
ठीक है, और शेष बच जाएगा आपका 1, 10 से 2 गए 8, 81। ठीक है, ये भागफल आ गया 81। अब यदि मैं 81 इसमें से घटा दूं तो यह पूरा पूरा भाग चली जाएगी या नहीं चली जाएगी? 5 अंकों की बड़ी संख्या में से मैं 81 घटा दूं तो ये भाग चली जाएगी पूरा पूरा, क्योंकि शेष हमारा 81 बचा, फिर 81 शेष बचेगा नहीं। तो 9999 इसमें से मैंने 81 घटा दिया, घटा दो 8, 1, 9, 9, 9। ये कौन से ऑप्शन के अंदर? आप देख लो, ऑप्शन नंबर सी। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है ऐसी जो किसी से भाग नहीं होती, एक को और खुद को छोड़कर, उन्हीं को अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो सिर्फ एक पे भाग होती है और अपने आप पे। तो 1 से 100 के बीच ऐसे जो अभाज्य संख्या है, कुल उनकी संख्या कितनी होती है? 25 आपने ध्यान रखना है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अभाज्य संख्या ऐसी जो सिर्फ अपने पे और एक पे भाग होती हैं और किसी पे नहीं होती, वो 1 से 100 के बीच 25 होती हैं। तो 27 का आपका आ जाएगा आंसर सी। अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 12, 18 तथा 35 से भाग दे तो हर दिशा में जो है 5 शेष बचे। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम इसको स्पेस ले लेते हैं थोड़ा इसको करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इसने बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको यदि 12, 18 और 35 से भाग दें। 12 का, 18 का और 35 तीनों का आपने एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम समापवर्तक, जो कि 1260 होता है, जो तीनों की कॉमन संख्या है। ठीक है, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है, जो 4 अंकों की होती है वो होती है 4 बार 9। ठीक है, अब इसको 1260 से आपने भाग दे देना है। 1260 से आपने भाग दे देना है 999 को। यह जाएगा आपका लगभग 7 पे, इधर आ जाएगा 88, 20 और आपका जो शेष बचेगा वो बचेगा 11, 7, 9। ठीक है, ये शेष बच गया, आपने क्या कर देना है? इसके अंदर से इसको घटा देना है। ठीक है, ये घटा देना है। ठीक है, तो इसमें से जब ये घटाएंगे कोई ऐसी रकम आएगी, क्या आएगी वो? इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कोई ऐसी रकम आएगी, वो क्या आएगी? वो आएगी 8820 के लगभग। क्या आएगी? 8820। घटाने पर 8820 आ गई, लेकिन हर दशा में 5 बचना चाहिए शेष, तो इसमें हमने 5 और ऐड करना पड़ेगा। वो कितनी हो जाएगी? 8825। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8825। पहले इनका एलसीएम लेना है, फिर इसको बड़ी संख्या जो इसको भाग दे देना है, जो शेष बचा वो बड़ी संख्या से घटा देना है। तो ऐसी संख्या आएगी जो सभी से भाग हो जाएगी, लेकिन हर दशा में 5 बचना चाहिए, इसलिए इसमें 5 और ऐड कर देंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। 28 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 4 घंटियां क्रमश 3, 7, 12 तथा 14 मिनट के पश्चात बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे बजना आरंभ करें तो पुनः कब इकट्ठी बजेंगी? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने क्या कर लेना है? इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम मैं वही पुराने तरीके से बता रहा हूँ, एक शॉर्ट भी बता दूंगा। 3, 7 और 12 और 14, इनका हमने एलसीएम, पहले 2 पे चलेगा। 3, 7, 6, फिर ये जाएगा 7 पे। ठीक है, फिर इसको 3 पे चला लो। 1, 7, 2, 7। ठीक है, फिर 7 पे 1, 1, 2 और 1। ठीक है, 2 3 6, 7 42, दूनी 84। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 84। ठीक है, या फिर आपने करना है 3, 7, 12 और 14 की ऐसी कॉमन रकम देख लेनी है जो सभी के पहाड़े में आए।
तो 84 ऐसी कॉमन रकम है जो सभी के पहाड़े में आएगी, इसलिए एलसीएम कितना हो गया 84 84। अब ये आ गया 84 मिनट, ठीक है। 84 मिनट के घंटे बना लो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो ये बन जाएगा 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है। और ये 1 घंटा 24 मिनट हमने किस में जोड़ देना है, 10 बजे में जोड़ देना है। तो 10 में 1 घंटा जोड़ देंगे, 11 बज गए और 24 मिनट, 11 बजकर 24 मिनट। इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो इसको एक फॉर्मूला लगता है एलसीएम, इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, उसको निकालने के लिए। तो जो ऊपर वाली रकम है, ऊपर वाली हैं जो, उनका होगा एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। जो नीचे वाली है उनका होगा एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो आप, एलसीएम ऊपर वाले का 1, 2, 5 और 4। तो ये सबसे पहले 2 पे 1, 5, 2, फिर 2 पे 1, 5, 1, बस। फिर इन सभी गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा, इधर बचा 5, तो 2 दूनी 4, ये इधर आ गया 20। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो सभी को भाग कर दे। 3, 9, 6, 27 कौन कर रही है भाग, सभी को 3। तो इसका आंसर हो गया 3, 20/3 इसका करेक्ट आंसर आ गया सी। 30 का आपका आंसर आ गया सी। आशा है कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश की गई है। ऐसे ही हम जितने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एचपी जेबीटी टेट के, हम ऐसे सोल्यूशन करवाएंगे उनका शॉर्ट से। यदि आपको वीडियो जो अच्छी लगी है इसको लाइक करना, शेयर करना और अच्छे कमेंट करना। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपका डाउट है तो आपको इन कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम दोबारा से वीडियो बना के डाल देंगे चैनल पर अपने पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।